तुर्की का इजराइल को जवाब, आईसीबीएम्स और वॉरशिप्स, ऐसे लीथल वेपन्स जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास हैं और भारत भी क्लेम करता है, और उसके बाद तुर्की ये लीथल वेपन्स रिवील कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुर्की ने वो कौन से वेपन्स रिवील कर दिए हैं जिससे इजराइल की नींदें हराम हो चुकी हैं। और इस वक्त तुर्की के दुश्मन इन वेपन्स को देखकर डेफिनेटली ये कह रहे होंगे कि तुर्की को कंट्रोल करना होगा। आखिर क्या स्पेशल है तुर्की के इन नए वेपन्स में और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम नजर डालेंगे तुर्की के लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जो उन्होंने रिवील किया है। ये लॉन्ग रेंज वेपन इस्तांबुल में एक मिलिट्री एग्जीबिशन साहा में रिवील किया गया है और इसको तुर्की की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री के R&D सेंटर ने प्रोड्यूस किया है। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि क्या ये फुली ऑपरेशनल हो चुका है और तुर्की जो कि एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ना होते हुए ये ICBM लॉन्च करने का क्या मकसद है, इसका मतलब क्या है। यानी अमूमन हम देखते हैं कि ICBMs उन कंट्रीज की तरफ से लॉन्च किया जाता है जिनके पास न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है, और उनके साथ ही ICBMs का ये सारा कॉन्सेप्ट ज्यादा लीथल तरीके से इंटीग्रेट होता है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन तुर्की के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये ICBMs क्यों, इसका भी हम जवाब देखेंगे, और इसकी ऑपरेशनल रेडीनेस कि क्या ये रेडी भी है कि नहीं। इस मिसाइल का नाम तुर्की ने याल्दरमान रखा है जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, तकरीबन 3800 माइल्स, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो तुर्की के दुश्मनों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, और वो है 3000 किलोग्राम। यह है तुर्की का जवाब कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं तो हम इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव इस पर लाद सकते हैं कि ये तबाही क्रिएट कर सकता है, जिसकी स्पीड 10 माक से लेकर 25 माक तक जा सकती है, यानी हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिस पर 3000 किलोग्राम का पेलोड हो। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो किस मोमेंटम के साथ स्ट्राइक कर सकता है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, हार्डन्ड मिलिट्री बेसिस पर और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के ऊपर। यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ना होते हुए यहां पर तुर्की ने हैवी कन्वेंशनल स्ट्राइक ऑप्शन को एग्जिबिट किया है, और यहां पर तुर्की ने अपने एडवर्सरीज को पैगाम दे दिया है कि अब हम रीजनल मिसाइल कैपेबिलिटीज से इंटरकॉन्टिनेंटल रीच को एक्वायर करेंगे इन मिसाइल्स के जरिए। और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा एरिया कवर करता है, यूरोप से लेकर नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, जिससे तुर्की ने अपने स्ट्रेटेजिक डेटरेंस आर्किटेक्चर को रीशेप करने की कोशिश की है, जो इससे पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल्स तक महदूद थी, शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज, और अब इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अनवील कर दिया है। यानी इससे पता चलता है कि तुर्की अपनी डिफेंस प्लानिंग में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी मद्देनजर रखता है, और इससे तुर्की ने अपनी जो कन्वेंशनल डेटरेंस है उसमें इजाफा किया है, और इससे तुर्की ने एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग दी है कि हमारे पास ये लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं। तुर्की का इस मौके पर इस मिसाइल को दुनिया के सामने मंजर आम पर लाना इस चीज़ का सबूत है कि तुर्की किस तरह अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। और ये हमने आपको एक दो वीडियोस में पहले भी बताया है कि तुर्की इस वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के हवाले से, जिसमें स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, इनका कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स है, इनकी एडवांस वॉरशिप्स हैं जो इन्होंने पाकिस्तान को भी दी हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है जो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ भी शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि तुर्की ने अभी तक इस ICBM का तजर्बा नहीं किया, टेस्ट फ्लाइट नहीं की, अभी सिर्फ इसको एक्सपोज किया दुनिया के सामने अपनी एग्जीबिशन में, और इससे तुर्की ने एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग देने की कोशिश की है कि हम इन वेपन्स पर काम कर रहे हैं और हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसमें हम ये मद्देनजर रख रहे हैं कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करनी है हमने। बेशक हमारे पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, हमने कन्वेंशनल डेटरेंस को बढ़ाना है। ये तुर्की का पैगाम है, और डिफेंस हल्कों के मुताबिक यहाँ पर तुर्की ने इजराइल को एक पैगाम देने की कोशिश की है, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इन हथियारों को इस्तेमाल करने से कतराएंगे नहीं। हम देख चुके हैं कि इजराइल में वेरियस एनालिस्ट और उनके फॉर्मर ऑफिशियल्स ये कहते रहते हैं कि तुर्की हमारा नेक्स्ट टारगेट है, और तुर्की इनको काफी ज्यादा चुभता है। मिडिल ईस्ट को तो ये काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं या तबाह बर्बाद कर चुके हैं। ईरान से अभी ये गुत्थम गुत्था हैं, लेकिन तुर्की इनको बहुत ज्यादा तंग करता है
कि तुर्की इतना खुशहाल कैसे है, इतना एडवांस कैसे है और इतनी हैवी डिफेंस इंडस्ट्री क्यों है इनके पास। और इसलिए तुर्की ने भी अपनी थ्रेट परसेप्शन को मद्देनजर रखते हुए इसको एक्सपोज किया दुनिया के सामने, और अभी इसकी टेस्टिंग नहीं की, जिससे पता चलता है कि तुर्की ने एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग दी है। चूंकि तुर्की नेटो का भी एक मेंबर है, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी दुनिया को दिखाया है कि नेटो के बगैर भी हम ये कैपेबिलिटीज हासिल कर सकते हैं, नेटो की रिलायंस के बगैर। आजकल हम ऑलरेडी नेटो के अलायंस में एक डेंट देख रहे हैं अमेरिका और यूरोप की लड़ाई की वजह से, उनमें जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। तो इसलिए अब हर मुल्क फोकस कर रहा है कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया जाए। इस हवाले से जर्मनी भी इकदाम कर रहा है, यूके अलग इकदाम कर रहा है, और अब तुर्की। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी फ्लाइट टेस्ट ना होने की वजह से इसकी ऑपरेशनल रेडीनेस के हवाले से अभी बहुत से शक व शुबात हैं। इसमें अभी टेक्निकल अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और शायद तुर्की ने ये जानबूझकर रखी हैं ये एम्बिग्विटीज़, ताकि अपने एडवर्सरीज को कंफ्यूज रखा जाए। और इस सिग्नलिंग के ज़रिए दुनिया को तो बता दिया, लेकिन बैक एंड पे वो अपना काम जारी रखेंगे, R&D पूरी फोकस रखेंगे। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये अभी सिर्फ प्रोटोटाइप स्टेज पर है, यानी अभी इस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ, इसका सिर्फ मॉडल पेश किया गया है। लेकिन तुर्की के मुताबिक हम सारी तैयारी कर चुके हैं और कुछ अरसे में इस मिसाइल का तजर्बा भी कर लेंगे, जैसे लास्ट ईयर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा किया है। लेकिन लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, चाइना की रेंज के बारे में, रशिया की रेंज के बारे में, अमेरिका के पास तो है ही। फिर इंडिया ने भी क्लेम किया था कि इनका जो अग्नि 5 है या अग्नि 6 वो 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल रेंज है वो 2800 किलोमीटर तक है, शाहीन 3। और इस इकदाम के जरिए नो डाउट तुर्की भी इस ICBM रेस में शामिल हो चुका है। यहाँ पर कुछ एनालिस्ट को ये कंसर्न जरूर है कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड इंटीग्रेशन नहीं, यानी जो आम तौर पर हम ICBMs के केस में देखते हैं वही ममालिक ICBMs बनाते हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर तुर्की ने इनोवेट किया है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ना होते हुए अपने पेलोड साइज को इंक्रीज किया है, जो 3000 kg तक है, जो एस्केलेशन की सूरत में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है दूर तक। और इस डेलिब्रेट अनसर्टेनिटी की वजह से तुर्की ने यहाँ पर अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। उनकी जो थ्रेट परसेप्शन है, जो थ्रेट असेसमेंट्स हैं, उनको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। इस चीज़ को यूँ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि हमने भारत को डिटर करने के लिए किए हैं। मतलब हमें शौक नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, लेकिन चूंकि हमारे एडवर्सरी के पास हैं तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने होंगे, और ये भारत के हमलों से हमें सिक्योर रखेंगे। और पाकिस्तान का ये नैरेटिव किसी हद तक दुरुस्त साबित भी हुआ है। जब से पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपने न्यूक्लियर वेपन्स निकाले हैं, भारत के साथ कोई बड़ी जंग नहीं हुई। और इस तरह के जो बड़े वेपन्स या स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, ये दुश्मन की थ्रेट परसेप्शन को ऑल्टर करते हैं और वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करने पर मजबूर हो जाता है। और यहाँ पर इजराइल को कंफ्यूज किया गया है तुर्की की जानिब से कि उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो मिस कैलकुलेशंस में कन्वर्ट हो जाएं, और बैक एंड में इनके इंजीनियर्स अपना काम करते रहें। तो यहाँ पर तुर्की का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, उसके जरिए थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करना। और जैसे जैसे ये प्रोग्राम बढ़ेगा, इसकी मजीद तफसीलात दुनिया के सामने आती रहेंगी, और जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें ये किस तरह फिट होता है ये हमें मजीद वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन तुर्की ये समझता है कि याल्दरमान मिसाइल स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के साथ साथ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन भी है। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं, और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते, बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस
इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं। ये तो था तुर्की का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा तुर्की काम कर रहा है अपने नेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जो कि तुर्की खुद बना रहा है, और इस प्रोजेक्ट को तुर्की ने मुजिम का नाम दिया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तुर्की तेजी से काम कर रहा है और इनके मुताबिक नेक्स्ट साल के एंड तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसका जो साइज है जो 60,000 टन है और इसकी लेंथ 285 मीटर्स तक होगी, जो कि इस पूरे मेडिटेरेनियन के एरिया में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा अमेरिका के बाद, क्योंकि अमेरिका का तो ये रीजन नहीं है लेकिन उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है सेंटकॉम की। लेकिन इससे ये फ्रांस को पीछे छोड़ देंगे। फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी लंबाई 261 मीटर है और तुर्की के इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई होगी 265 मीटर। इससे पहले तुर्की के पास ड्रोन्स का एक कैरियर है जो कि एक यूनिक चीज इन्होंने प्रोड्यूस की थी, और अब ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहे हैं और उस पर इनके जो एडवांस कान स्टेल्थ फाइटर जेट्स वो मौजूद होंगे। और ओवरऑल ये 60 से ज़ायद एयरक्राफ्ट्स को कैरी करने की एबिलिटी रखता है और इसमें ये शॉर्ट टेक ऑफ सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तुर्की इस वक्त तेजी से अपनी नेवल कैपेबिलिटीज पर काम कर रहा है और इसमें वो पास्ट ग्लोरी को भी इन्वोक करते हैं, क्योंकि ऑटोमन टाइम पर इनकी जो नेवल कैपेबिलिटीज थी वो बहुत मजबूत थी। और मॉडर्न टर्की को अगर हम देखें तो 90s के बाद इनकी नेवल मॉडर्नाइजेशन में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और अब ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहे हैं और इसमें इनको मल्टीपल थ्रेट्स हैं इस पूरे रीजन में। मतलब यूरोपियन से इनकी हिस्टोरिकली ज्यादा बनी नहीं है और यूरोपियंस इनके वेस्ट में हैं। इनके साउथ की अगर बात करें यानी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, तो वहां पर इजराइल इनके खिलाफ एक अलायंस बना रहा है साइप्रस और ग्रीस को शामिल करके। और आपको याद होगा हेक्सागन अलायंस का हमने जिक्र किया था, उस हवाले से इजराइल बहुत अग्रेसिव हो रहा है तुर्की के ऊपर। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो सारी ड्रिलिंग है, जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं, उससे भी ये तुर्की को महरूम रखना चाहते हैं। तो तुर्की को यहाँ पर एक अग्रेसिव पोस्चर चाहिए, जिसके लिए इनको एडवांस वॉरशिप्स चाहिए। वॉरशिप्स में तुर्की ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है। तुर्की ने अभी रिसेंटली अपनी मिल्जियम क्लास वॉरशिप्स पाकिस्तान के हैंडओवर की हैं, जो पाकिस्तान नेवी का PNS खैबर है। और इजराइल के इन अग्रेसिव मूव्स को सामने रखते हुए तुर्की अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। इससे पहले हमने देखा था, आज से 6 साल पहले इनका ग्रीस से एक पंगा पैदा हुआ था समंदरों की हदूद से रिलेटेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की टेरिटरीज के हवाले से, क्योंकि इन दोनों के पास बहुत से जजीरे हैं, तो दोनों की जो परसेप्शन है अपने जोन के हवाले से वो डिफरेंट है। तो ग्रीस के साथ हमेशा ये वेस्टर्न पावर्स खड़ी हो जाती हैं, फ्रांस वगैरह। और अब इजराइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, तो उसके लिए तुर्की ये समझता है कि इनकी जरूरत है मॉडर्न वॉरशिप्स, और मॉडर्न वॉरशिप्स के साथ साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और एयरक्राफ्ट कैरियर का ये फायदा होता है कि आपकी समंदरों के अंदर रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी तब तक पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होता जब तक इसके पास पूरा पैकेज ना हो। और ये हमने ये INS विक्रांत के केस में देखा था कि भारत का जो INS विक्रांत है वो क्यों फेल है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट पैकेज नहीं है। यहाँ पर आपको चाहिए होती हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स, सपोर्टिंग वॉरशिप्स, एडवांस फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स। ये पूरा एक पैकेज होता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को सपोर्ट करता है। उसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं और अगर ये सारा सपोर्ट सिस्टम ना हो तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक सिटिंग डक बन जाता है, उसको कोई भी टारगेट कर सकता है। और आप देखें ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने बड़ी धूम मचाई हुई थी कि बड़ा इनका टैका होता है, बदमाशी होती है, लेकिन US के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर्शियन गल्फ में एंटर नहीं हो सके। ईरान के समंदरों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर एक ईरानियन मिसाइल लग जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके जाया और ह्यूमिलेशन अलग। $13 बिलियन का जो इनका जहाज है अमेरिका का, उन्होंने इसको एक्सपोज नहीं किया, वो सी ऑफ ओमान में ही रखा है इतना दूर उन्होंने। तो ये बड़ा जरूरी होता है इसका पूरा पैकेज। तो तुर्की अभी इस पैकेज पर भी काम कर रहा है। इनके पास सपोर्टिंग वॉरशिप्स तो मौजूद हैं। अभी जो इनको स्ट्रगल आ रही है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से आ रही है और फाइटर जेट्स भी इनके पास हैं, एडवांस हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो इस पूरे पैकेज में कुछ चीज़ों की कमी है जिसको तुर्की पूरा करने की कोशिश कर रहा है और इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। और
और कुछ लोगों का ख्याल है तुर्की में कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें एडवांस वॉरशिप्स पर ही काम करना चाहिए। और पाकिस्तान की भी करंट स्ट्रेटजी देखें तो पाकिस्तान एडवांस वॉरशिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स पर काम कर रहा है। जैसे तुर्की से हमने एडवांस वॉरशिप्स ली हैं, इसी तरह चाइना ने हमें रिसेंटली हंगोर क्लास सबमरीन्स दी हैं जो कि स्टेल्थ सबमरीन्स हैं, तेज सफ़र करती हैं। और पाकिस्तान के पास अभी बजट के भी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ नहीं गए। अभी पाकिस्तान की यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि लिमिटेड बजट के होते हुए स्मार्ट प्ले करो, ऐसे वेपन्स बनाओ जो दुश्मन को इजीली डिटर कर सकें। और अभी हमने देखा है नेवी ने जो 600 किलोमीटर तैमूर मिसाइल का तजर्बा किया है, वो INS विक्रांत को ही मैसेज दिया है कि आपकी ये सालों की मेहनत हम मिनटों में उड़ा सकते हैं अगर इसने पाकिस्तानी पोर्ट्स की तरफ पेशकदमी की। और एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोजेक्ट करने का ये भी मतलब होता है कि आपके जो एम्बिशंस हैं वो अपने पानियों से आगे निकल कर हैं। जैसे भारत को ये खुशफहमी है कि वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का। जबकि अभी हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान नेवी ने उनके क्रू को सिक्योर किया है, उनको बचाया है, जबकि भारत वहां पर मौजूद नहीं था और अपने आप को ये कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये इनको अमरीकियों ने ख्वाब दिखाए हैं। तो जब आपके रीजनल हेजिमोनिक एम्बिशंस होते हैं तब आप इस तरह के टाइटल्स लेते हो। और ये वॉरशिप्स भी वही कंट्रीज बनाते हैं जिनके लंबे एम्बिशंस हैं कि अपने पानियों से निकलना है। तो इसलिए तुर्की भी इस इकदाम के जरिए अपने आप को सुपर पावर्स की लिस्ट में खड़ा कर रहा है। अभी उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन समंदरों में ओपन सीज में नेविगेशन के हवाले से वो अमेरिका, रूस और चाइना का मुकाबला करना चाह रहे हैं। अमेरिका इस वक्त नंबर 1 नेवल पावर है, उसके बाद यूके है, फिर रूस है, फिर चाइना है, फ्रांस भी है और अब इस मैदान में तुर्की आ रहा है। और यहाँ पर सडनली टर्की के कुछ हेजिमोनिक एम्बिशंस हैं कि वो अपने रीजन से निकलकर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका या रेड सी के ऊपर सोमालिया से इनका कोऑपरेशन हो ऑयल एंड गैस के हवाले से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स में तुर्की भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र एक तरफ है और इजराइल, भारत और UAE एक तरफ है। और तुर्की को डेफिनेटली इस इलाके में सिक्योरिटी चाहिए और इस रीजन में इनका मुकाबला इजराइल से भी हो सकता है, इसलिए ये अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इजराइल की अभी नेवल कैपेबिलिटीज़ उतनी बेहतर नहीं है। उनकी नेवी का फिलहाल एक ही मकसद होता है कि गजा के ब्लॉकेट को यकीनी बनाना है गजा के पानियों के जरिए, तो उन्होंने वहां तक अपने ऑपरेशंस महदूद रखे हैं। दूसरा, अमेरिका की सेंटकॉम की बहुत सी सपोर्ट होती है इसराइल को, इसलिए इसराइल की नेवी इतनी तगड़ी नहीं है। तो ये नेवल डोमेन में टर्की इसराइल को एक सीरियस चैलेंज दे सकता है। और इसलिए जब हम देखते हैं कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये तीनों एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं। सऊदी अरब के पास पैसा है जो कि इन्वेस्ट कर सकता है इस डिफेंस इंडस्ट्री में। तुर्की ने उर्दगान के विजिट में ऑलरेडी ऐलान कर दिया था कि हम सऊदी अरब को डिफेंस टेक्नोलॉजी देंगे, पाकिस्तान को भी वो दे रहे हैं। फिर मॉडर्न वॉरशिप्स हैं, फिर तुर्की के ये ICBMs और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाना, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का होना, तो ये एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है जो फ्यूचर में इसराइल के थ्रेट को डिटर कर सकता है, जो कि ओपनली कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगला नंबर या तो तुर्की का है या पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में आ रहा है। तो इसलिए इजराइलीज को अब पाकिस्तानी भी बुरे लगना शुरू हो गए हैं कि ये क्यों सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड कर रहे हैं सऊदी अरब को, और ये चीज UAE को भी बुरी लग रही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इस कंटेस्टेड रीजन में ये एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल कैपेबिलिटीज टर्किश इंटरेस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट कर सकती हैं। और यहाँ तुर्की डेफिनेटली पास्ट ग्लोरी को भी रिवाइव कर रहा है कि जितनी पावरफुल नेवी इनकी सल्तनत उस्मानिया के दौर में थी, उसको दोबारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि मेडिटेरेनियन के इन समंदरों में इनको कोई चैलेंज करने वाला ना हो। और नो डाउट इनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पिछले कुछ सालों के मुकाबले में, इजराइल के एग्रेसिव मूव्स की वजह से, जो कि ग्रीस और साइप्रस को भड़काते रहते हैं, हेक्सागन अलायंस की बात करते हैं, ड्रिलिंग के हवाले से टर्किश राइट्स को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं समंदरों में ताकि हाइड्रोकार्बन से इनको महरूम किया जाए। तो यूरोप के पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत हो रही है, जिससे नेटो के अंदर टर्की का कद मजीद बढ़ेगा और नेटो में तुर्की एक मजीद पावरफुल मेंबर के तौर पर इमर्ज होगा, जिसकी वजह से इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में से भी बढ़ेगा। तुर्की की बारगेनिंग पावर में भी इजाफा होगा, लेकिन इससे चैलेंजेस भी क्रिएट हो सकते हैं। यानी दुश्मन की थ्रेट परसेप्शन जब चेंज होगी तो वो भी उस हवाले से इकदामात कर सकते हैं। वो अपनी कैपेबिलिटीज को इसी पेस से बढ़ाने की कोशिश करेंगे और तुर्की को कंपटीशन देंगे।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में तुर्की के ये जो दो नए लीथल वेपन्स दुनिया को अब नजर आए हैं, एक ICBM और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या इससे इजराइल का सिक्योरिटी कैलकुलस सीरियसली अंडरमाइन हो चुका है, या आपके ख्याल में इजराइल अमेरिका की मदद से यहाँ तुर्की को भी काउंटर करने में कामयाब हो जाएगा इसी मुकाबले के वेपन्स बनाकर जो अभी इनके पास नहीं है, या आपके ख्याल में तुर्की के हवाले से इजराइल अब टाटा बाय बाय हो चुका है, यानी तुर्की से अब वो पंगा लेने का सोच भी नहीं सकते? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।